जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं संजीव एक और नई बेहतरीन क्लास डिस्कस करने आया हूं साथियों आपके साथ, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा जनसंख्या एवं नगरीकरण। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में भी बताया हुआ था। तो इसी प्रकार हमारी टॉपिक वाइज क्लास आती रहेगी और कह सकते हैं इसमें कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं साथियों। चाहे यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, और चाहे कोई यूपी पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम आर ओ का हो, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। ये क्लास बहुत ही कह सकते हैं हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया साथियों। और जो भी हमारे साथी यूपी पुलिस में चाहे एसआई हो, चाहे रेडियो ऑपरेटर हो, असिस्टेंट है और ऑपरेटर हो, या कह सकते हैं जो कांस्टेबल है, जेल वार्डन है, इन सब की तैयारी कर रहे हों, तो साथियों उसके लिए भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बताऊं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कह सकते हैं ज्ञान आरबीएल के नाम से हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। कह सकते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, इसके लिए आप कह सकते हैं ये हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और यूपी पुलिस वीडियो करी है साथियों। ये सब प्लेलिस्ट है, मिल जाएंगे आपको। जैसे यहाँ पर यूपी पुलिस एंड रेडियो ऑपरेटर की क्लासेस मिल जाएंगी। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे साथी यूपी स्पेशल का स्पेशल क्लास लेना चाहें, तो इसके लिए हमारी टीम के द्वारा एक कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ई बुक तैयार की गई है। इसको परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो भी हमारे साथी विशेष रूप से कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए एक बहुत ही शानदार मौका है। ये हमारी टीम के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैच तैयार किया गया, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्लास तैयार की हैं, और जिसमें खुद 2 टीचर आपको जो इंस्टेंट सिलेक्टेड हैं, जो आपको गाइड करते हैं। ठीक है साथियों, समय को न गवाते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इसमें क्लास में मैं आपको जनसंख्या के बारे में बहुत ही कह सकते हूँ विस्तार से बताऊंगा। जनसंख्या हो चाहे नगरीकरण हो, जनगणना कहाँ से शुरुआत होती है और कब कैसे कितनी जनसंख्या में क्या परिवर्तन आता है ना। हर क्लास में हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो साथियों। तो मैं इस क्लास में बताऊंगा आपको कि जनसंख्या एवं नगरीकरण का जो टॉपिक है हमारा, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया है कि भारत की जो जनगणना है 2011, उसके अनुसार हम डिस्कस करेंगे। तो कह सकते हैं जनगणना की यदि हम बात करें, देखो सबसे पहले हमारे भारत में बात करूँ तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। लेकिन फिर बाद में 10 की आधार पर, मतलब ठीक है, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से 10 की आधार पर या 10 वर्ष के अंतराल पर हो रही है। इसके पहले मैं बात करूं कि इसका इतिहास क्या रहा है जनगणना का, तो याद रखना है कि प्राचीन काल से जनगणना होती आ रही है, शुरुआत से ही, ठीक है। जिसमें ये भी बताया गया है कि जो 1500 ईसा पूर्व है, इस समय मूसा के द्वारा इजराइल की गणना का उल्लेख मिलता है। तो कब, किसके द्वारा? मूसा द्वारा इजराइल की गणना का उल्लेख मिलता है, कब? 1500 ईसा पूर्व में। तथा जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो 15 अधिकरणों में बटा हुआ है, और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें राज्य की आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु जनगणना के आंकड़ों की उपयोगिता को बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी राज्य की आर्थिक गतिविधियों का आकलन करना होता है तो जनगणना के आंकड़े जरूरी होते हैं। ये इस पुस्तक में डिस्कस किया गया है। और कह सकते हैं ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र कौटिल्य का, ये अर्थशास्त्र की पुस्तक ना होके राजनीति की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? राजनीति की पुस्तक है, याद रखना, ठीक है। और कह सकते हैं कि जो कौटिल्य हैं, ये इन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं, या कह सकते हैं
चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, इनके प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे हैं। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो कह सकते हैं कि जो अबुल फजल हैं, अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखी है उसमें भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। आप कहेंगे कि जो अकबरनामा है, अकबरनामा के 3 भाग, कितने भाग हैं? इसके 3 पार्ट हैं और इसी का जो तीसरा पार्ट है उसे आईने अकबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईने अकबरी। और जो आईने अकबरी है ये अबुल फजल की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। नेक्स्ट है, हम बात करें आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से, तो जो वर्तमान में चल रहा है तो आधुनिक पद्धति में सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? स्वीडन की राजधानी कह सकते हैं स्टॉकहोम है और कह सकते हैं कि यहीं स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं 5 क्षेत्रों में, जबकि जो शांति का ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पर? ओस्लो में। जबकि बाकी के जो 5 क्षेत्र हैं जैसे तीनों साइंस में है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा है ना, और क्या साहित्य और अर्थशास्त्र, इन सब का मिलता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, जबकि कह सकते हैं शांति का नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 10 की जनगणना, जो 10 की जनगणना है 10 वर्ष के अंतराल पर है ना, का कार्य 1890 में सर्वप्रथम अमेरिका में कराया गया था। तो क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले 10 की जनगणना का कार्य कहाँ हुआ था, कब हुआ? तो अमेरिका में हुआ था और 1890 में हुआ था। क्वेश्चन इंग्लैंड में जनगणना कब कराई गई? तो ये पॉइंट याद रखना है, कभी पूछ लिया जाता है। तो इंग्लैंड में जो जनगणना है वो सबसे पहले 1801 में हुई थी। कब हुई थी? 1801। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हमने आपको बताया भी था कि ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, जबकि 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना प्रारंभ हुई है, कराई जा रही है। तो याद रखें 10 की जनगणना नियमित आधार पे तो 1881 लॉर्ड रिपन के समय से, जबकि सबसे पहले 1872 लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है, इस प्रकार 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में कुल 15 जनगणना हो चुकी। कितनी हो चुकी हैं? 2011 तक 15 हो चुकी हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। कैसी है? भारत की 15वीं जनगणना है। यह स्वतंत्र भारत की 7वीं, जबकि 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। तो स्वतंत्र भारत की 7वीं कैसे? 1951, 61, 71, 81, ठीक है, 81 के बाद 1991 और 2001, उसके बाद 2011, ठीक है। जबकि 21वीं सदी की बात करूं तो 21वीं सदी में की दूसरी जनगणना है 2011 की जनगणना, क्योंकि ये 2001 और 2011, ठीक है। तो ये 21वीं सदी की दूसरी हो गई, स्वतंत्र भारत की 15वीं हो गई, नहीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं और वैसे कह सकते हैं 15वीं जनगणना है। नेक्स्ट है, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है। भारत विश्व में क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे आता है ना। तो जैसे सबसे पहले रूस, कह सकते हैं कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है। तो भारत के पास विश्व का कितना क्षेत्रफल है? 2.42%। जबकि जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। कितनी है? 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा था। ये हम कब की बात करें? 2011 के अनुसार। जबकि अब ऐसा नहीं है। अब क्या है? जबकि फरवरी 2023 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या अब 142.87 करोड़ के साथ विश्व में जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है भारत अब। तो याद रखना है, ठीक है। तो कितनी? तो ये नया डेटा है फरवरी 2023 का कि 142.87 करोड़।
तो अब भारत विश्व में पहले स्थान पर है। क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाते हैं। अब कहेंगे 11 जुलाई को क्यों मनाते हैं। तो साथियों 11 जुलाई 1987 की बात है। 1987 इस समय क्या हुआ था कि पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। कब हो कितनी हो गई थी 5 अरब। इसीलिए फिर 1989 से प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब मैं बात करूं कि जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, ठीक है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन है भारत की जो जनसंख्या है, ये जो देश दिए गए हैं इनकी जनसंख्या के लगभग बराबर है। अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की संयुक्त जनसंख्या के लगभग बराबर। मतलब इन देशों की यदि जनसंख्या को हम ऐड करते हैं, है ना, तो उसके बाद लगभग बराबर भारत की जनसंख्या लगभग समान है। ठीक है, कौन कौन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या में, ठीक है, जनसंख्या में 2001 से 2011 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो जो दशक था 1 से 11 का कितने करोड़ की वृद्धि हुई, 18.18 करोड़। अब यह वृद्धि विश्व की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश ब्राज़ील से थोड़ा ही कम है। तो एक लगभग किसके बराबर वृद्धि हुई है, तो ब्राज़ील के बराबर वृद्धि हुई है। ठीक है, लगभग थोड़ा ही कम है। नेक्स्ट है भारत मूलतः गांवों का देश है और कह सकते हैं कि इसमें कुल 6,40,930 गाँव, ये 2011 के समय थे। ठीक है, 6,40,930 गाँव। नेक्स्ट है जहां, अब तो बढ़ के ज़्यादा भी हो गए हैं, जहां देश की कुल 68.9% जनसंख्या निवास करती है। कितनी, 68.9%। नेक्स्ट है कि जो भारत की जनसंख्या है ये 1991 में कितनी थी, 1901 में, तो 1901 में मात्र 23.8 करोड़ थी। कितनी थी, 23.8 करोड़। लेकिन जो 1951 में कितनी हो गई, तो 1951 में होगी 36.1 करोड़। तो सीधा सीधा याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में 36 करोड़ देवी देवता थे। एक कहावत कही जाती है, 36 करोड़ देवी देवता। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो कितने थे, 36 करोड़। याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है वैसे। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद 1951 में जब जनगणना हुई, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तब हमारे देश में 36.1 करोड़ जनसंख्या थी। इस प्रकार आज़ादी के पूर्व तक भारत की जनसंख्या 50 वर्षों में 12.3 करोड़ ही बढ़ी थी। तो 13.8 में यदि हम 12.3 जोड़ देंगे तो 36.1 निकल के आएगा। कितना आएगा, 36.1 करोड़। इसका मतलब है कि 1901 से 1951 तक, 1901 से 19 ये 50 वर्ष जो हैं आज़ादी के पहले के, ठीक है, मात्र 12.8 करोड़ जनसंख्या, 12.3 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है। मात्र कितनी बढ़ी है, मात्र 12.3 करोड़। ठीक है, इतनी जनसंख्या बढ़ी है कितने वर्षों में, 50 वर्षों में, आज़ादी के पूर्व। लेकिन बाद में तो विस्फोट ही हो गया। जब कह सकते आज़ादी के बाद की यदि हम बात करें तो कह सकते 1901 से 2001 के मध्य, 1901 से 2001 के मध्य भारत की जनसंख्या में 66.7 करोड़ की वृद्धि हुई। कितनी, 66.7 करोड़ की वृद्धि हुई। कितने अंतर, ये भी 50 वर्ष है, 1951 से 2001 के मध्य, याद रखना है। नेक्स्ट है कि 2001 में भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी, तो 2001 में 102 दशमलव कह सकते हैं 87 करोड़, 102.87 करोड़ या 1028 कह देते हैं। ठीक है, याद रखना है कितनी, 102.87 करोड़। ठीक है, 102 करोड़ और 87 लाख। नेक्स्ट है कि अब बात करें कि जो 2011 में कितनी हो गई, तो 2011 तक बढ़कर 121.08 करोड़ हो गई थी, 121.08 करोड़। वर्तमान में भारत की जनसंख्या की
10 की वृद्धि कितनी है? 17.7% है। 10 की वृद्धि का मतलब होता है कि लास्ट जब जनगणना हुई उसके 10 साल बाद जितनी उसमें वृद्धि हो रही जनसंख्या में, वो उसका प्रतिशत निकाले कितने परसेंट वृद्धि हुई 10 साल में, तो कह सकते हैं 10 की वृद्धि 17.7% हुई, जबकि वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। कितनी? 1.64%। नेक्स्ट है कि 2011 से 1901 कह सकते हैं, नहीं 1911 से 1921 के दशक में, 1921 से 1921 के दशक में जनसंख्या में कमी आई थी। कितनी? कह सकते हैं पॉइंट, कह सकते हैं कि 31% लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पॉइंट तो नहीं, हाँ 31% की कमी आई। कितनी कमी आई थी? 31% की कमी। अब कहेंगे ये स्थिति कैसे आई? इसका मुख्य कारण ये था कि अकाल आया, महामारी है ना का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। तो किसके? अकाल और महामारी के कारण, याद रखना है। मृत्यु दर अधिक हो गई थी, जन्म दर कम हो गई थी। नेक्स्ट है कि 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। कब? 1921 के पश्चात। इसीलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये क्वेश्चन नोट करने के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं। तो 1921 को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि। तो सर्वाधिक वृद्धि कब हुई? तो 1961 से 71 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। कितने परसेंट? 24.80%। कितनी? 24.80%। ये सर्वाधिक वृद्धि के दशक में हुई थी, तो 1961 से 71 के दशक में, याद रखना। इसके बाद हम कह सकते हैं 71 से 81 में तो 24.66% की वृद्धि हुई, जबकि यहाँ 24.8% की वृद्धि हो रही थी। तो 71 से 81 में 24.66%, जबकि 81 से 91 में तो 23.87%। कितनी? 23.87% की वृद्धि 1981 से 91 के दशक में, ठीक है, याद रखना है। जबकि बात करूं 1901 से 2001, 1901 से 2001 के दौरान 10 की जो वृद्धि दर है यह घटकर कितनी रह गई? 21.54%। कितनी? 21.54% हो गई। फिर बाद में 2001 से 11 के दशक में अंतिम रूप से ये 17.70% रही। तो आपको हमने एक पॉइंट बताया भी था कि 2001 से 11 के बीच में 10 की वृद्धि दर कितनी थी? तो 17.7%। याद रखना है कि 1961 और 71 इस दशक में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है, 24.80%, याद रखना है। उसके बाद घटती रही है। नेक्स्ट है 15वीं जनगणना के दशक में भारत के राज्यों, ठीक है, ऑब्लिक संघ प्रशासित क्षेत्रों के संदर्भ में 2001 से 11 के बीच में सर्वाधिक तथा न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः। ऐसे समझें कि जो 15वीं जनगणना हुई है तो इस दशक में ये पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि हुई, और कह सकते हैं राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि हुई, और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में जहाँ सर्वाधिक या न्यूनतम, कह सकते हैं न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। तो कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पूछा गया है, तो कह सकते हैं कि सर्वाधिक में तो क्रमशः दादरा एवं नगर हवेली जो है, राज्य और ऑब्लिक केंद्र दोनों को मिला के दादरा नगर हवेली में 55.88% की वृद्धि हुई है। फिर 55.88%, ये दादरा नगर हवेली में जनसंख्या में वृद्धि हुई इतने परसेंट। जबकि नागालैंड में कह सकते कमी आ गई थी, तो नागालैंड में -0.58% की कमी आई थी, 0.58%, ठीक है, याद रखेंगे। अब इसी के साथ एक पॉइंट ये भी नोट करने वाला है कि इसके पहले, अभी तो देखो 2011 में नागालैंड में कमी आ रही है, जबकि इसके पहले जब 2001 में जनगणना हुई थी तब नागालैंड में 10 की जनसंख्या वृद्धि देख लीजिए आप, सबसे अधिक यहीं हुई थी, वृद्धि दर सर्वाधिक थी। 2001 की जनगणना में नागालैंड में क्या हुआ था? 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। कितनी? 64.53%। तो 64.53% वृद्धि नागालैंड में हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है
अब हम बात करें, भारत में जनसंख्या वृद्धि को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, वो कौन से 4 भाग हैं? जैसे स्थिर जनसंख्या की अवधि। अब स्थिर जनसंख्या की अवधि का मतलब क्या है? इसको हम 1901 से 1921 तक का जो समय है उसमें डिवाइड करते हैं, 1901 से 1921। तो इसका मतलब यह है कि इस अवधि में मृत्यु दर सबसे अधिक थी, जिसके लिए महामारी, दुर्भिक्ष एवं खाद्य पदार्थों का अभाव उत्तरदायी था। क्या उसके लिए उत्तरदायी था? तो मृत्यु दर क्यों अधिक हो गई थी? महामारी आ गई थी, दुर्भिक्ष मतलब भुखमरी फैली थी, खाद्य पदार्थों का अभाव था, है ना, अकाल पड़ गया था। तो अतः जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर कम होने से प्राकृतिक वृद्धि दर न्यून थी, अर्थात देश की जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, तो इसे हम स्थिर जनसंख्या की अवधि में रख सकते हैं, 1900 कब से 1 से 1921 तक, याद रखना है। नेक्स्ट, अब दूसरा जो पॉइंट है वो धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या। वो स्थिर था, ये धीमी गति से। तो धीमी गति से इसका पॉइंट ये 1921 से 1951 तक इसको रखा गया। तो इसमें यह है कि 1921 के पश्चात उच्च मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी कारकों पर नियंत्रण प्रारंभ हो गया था। किसके लिए? उच्च मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी कारकों पर नियंत्रण प्रारंभ हो गया था। कृषि अर्थव्यवस्था में क्रमागत विकास हुआ, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि से मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सहायता मिली। फलतः देश की जनसंख्या लगभग कह सकते हैं स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ती रही। तो लगभग स्थिर दर से बढ़ती रही। नेक्स्ट है, अब अगला जो पॉइंट तीसरा है वो तीव्र वृद्धि मान जनसंख्या। तो तीव्र वृद्धि के लिए ये 1951 से 1981 का जो समय है उसे तीव्र वृद्धि के अंतर्गत रखा जाएगा। तो 1951 से 81 तक में इसमें यह है कि 1951 में भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी। अभी हमने बताया था कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी? 36 करोड़। ठीक है, तो 36.1 करोड़ थी, जो 1981 में बढ़कर 68.33 करोड़ हो गई। ठीक है, तो 68.33 करोड़ हो गई थी। ठीक है, ऐसे ही अप्रत्याशित वृद्धि का मुख्य कारण पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्य कारण ये था कि विकास कार्य, खाद्य आपूर्ति में सुधार तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कह सकते हैं कमी आ गई थी। तो मृत्यु दर में कमी आ जाएगी तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो कारण स्वरूप जनसंख्या विस्फोटक अवस्था में पहुंच गई। किस अवस्था में? विस्फोटक अवस्था में पहुंच गई, अर्थात भारतीय जनसंख्या में अप्रत्याशित तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है चौथा, जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट। तो इसमें भी देखेंगे, इसमें यह है कि स्वतंत्रोपरांत कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि दर में प्रथम गिरावट 1971 के से 81 के दशक में प्रारंभ हुई, क्योंकि 61 से 71 में तो बढ़ गई थी। ठीक है, जबकि वो 24.88% की वृद्धि हुई थी, 24.80 की। जबकि यहाँ क्या है कि 71 से 81 के दशक में जनसंख्या में कह सकते हैं प्रथम गिरावट आई स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद कह सकते जनसंख्या वृद्धि दर में पहली बार गिरावट कब आई थी? 1971 से 81 के दशक में से प्रारंभ हुई, जो 2001 से 11 के दशक में गिरकर अंतिम रूप से 17.7% होगी। बता चुके हैं इसको हम। वर्तमान में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है, अर्थात भारतीय जनसंख्या के चतुर्थ संक्रमण काल में जनसंख्या के वृद्धि दर में गिरावट का रुझान जारी रहा। तो किसमें? चतुर्थ संक्रमण काल में जनसंख्या के वृद्धि दर में गिरावट का रुझान जारी रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष 4 राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश। तो जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो शीर्ष 4 राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें पहले नंबर पर है दादरा नगर हवेली। तो ये क्या है? 55.88% की वृद्धि के साथ पहले स्थान पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों सभी में। उसके बाद दूसरे नंबर पर है दमन और दीव, 53.76%। ठीक है, तो राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली पहले नंबर पर, दूसरे में दमन दीव। अब तीसरे में पुदुचेरी है 28.08%, पुदुचेरी तीसरे पे है, जबकि मेघालय चौथे नंबर पे है 27.95%। तो याद रखना है कि ये जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष 4 राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी, मेघालय। याद रखना, राज्य में मेघालय है, याद रखना है। नेक्स्ट है
न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो न्यूनतम में मैं बात करूं तो न्यूनतम में नागालैंड हो जाएगा -0.58%, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद केरला 4.91%। ठीक है, तो केरला कितना 4.91%, नागालैंड -0.58%। उसके बाद लक्षद्वीप आएगा, तो लक्षद्वीप 6.3%। तो न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बताए हैं वो हो जाएंगे नागालैंड -0.58%, और कह सकते हैं कि केरला 4.91%, लक्षद्वीप 6.3%। नेक्स्ट है जनगणना का जो प्रशासनिक स्वरूप है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो कह सकते हैं कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, याद रखना है, के तहत जनगणना को संघ सूची में रखा, किसमें रखा गया है, संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। जबकि संघ सूची का विषय होने के कारण देश की जनगणना का जो दायित्व है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार केंद्र सरकार को दिया गया है। तो याद रखना है कि हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, और संघ सूची का विषय होने के कारण ये कह सकते हैं देश की जनगणना का जो दायित्व है, जनगणना कराने का दायित्व है, संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार को दिया गया है। याद रखना है। आज़ादी के बाद 1948 में जनगणना अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा? तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जनगणना अधिनियम कब आया था, पारित हुआ, तो 1948 में हुआ था, जो जनगणना को वैधानिक स्तर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? जनगणना को वैधानिक स्तर प्रदान करता है। जबकि 1961 की मैं बात करूं तो 1961 में जनगणना महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का गठन किया गया। तो कह सकते हैं कि जनगणना अधिनियम कब आया था, तो जनगणना अधिनियम 1948 में आया। जबकि कह सकते हैं कि इसको गृह मंत्रालय के अधीन जो जनगणना विभाग है उसका गठन कब किया गया, तो 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का गठन किया गया था। अगला पॉइंट है केंद्रीय स्तर पर इस विभाग का जो शीर्ष अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो महापंजीयक या महारजिस्ट्रार कहते हैं। तो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो होता है वो केंद्रीय स्तर पर इस विभाग का शीर्ष अधिकारी होता है। किसका? जनगणना विभाग का। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यह पूरे देश के जनगणना कार्यों का निर्देशन करता है। क्या करता है? जनगणना कार्यों का निर्देशन करता है। नेक्स्ट है तथा जनगणना संबंधी आंकड़ों को जारी करता है। तो जो जनगणना संबंधी आंकड़े हैं उनको भी कौन जारी करता है? उनको जारी करता है, ठीक है, कौन? महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त या महारजिस्ट्रार कहते हैं। नेक्स्ट है मैं बात करूं कि राज्य स्तर पर इस कार्य के लिए प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में एक स्थायी जनसंख्या निदेशालय की स्थापना की गई है। तो राज्य स्तर पर जनगणना कराने के लिए कि एक स्थायी जनसंख्या निदेशालय की स्थापना की गई है, जिसका जो प्रमुख है वो जनगणना निदेशक कहलाता है। क्या कहलाता है? जनगणना निदेशक कहलाता है। यह राज्य में जनगणना संबंधी कार्यों का निर्देशन एवं पर्यवेक्षण करता है। तो राज्य में जनगणना संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निर्देशन कौन करता है? तो जनगणना निदेशक करता है। याद रखना है। जिसके लिए एक स्थायी जनसंख्या निदेशालय की स्थापना की गई है। इसका प्रमुख जनगणना निदेशक होता है। नेक्स्ट है जिला स्तर पर जो जिलाधीश है तथा महापालिका स्तर पर मुख्य नगर अधिकारी को जनगणना अधिकारी के रूप में कह सकते हैं यह कार्यभार सौंपा जाता है। तो याद रखना जिला स्तर पर जिलाधीश को, महापालिका स्तर पर कैसे मुख्य नगर अधिकारी को जनगणना अधिकारी के रूप में कार्यभार सौंपा जाता है। इसके बाद उप जिलाधिकारी, उसके बाद तहसीलदार इत्यादि को जनगणना कार्य के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन का कार्य सौंपा जाता है। याद रखें किसको? इसके बाद में उप जिलाधिकारी एसडीएम हुआ, तहसीलदार हुआ, इन सबको। नेक्स्ट है इस श्रृंखला में की जो अंतिम कड़ी है, तो जनगणना की जो अंतिम कड़ी है वो प्रगणक होता है। जबकि 2011 में जो शिक्षिका, ठीक है, इसको प्रगणक बनाया गया था। याद रखना है। तो अंतिम कड़ी कौन है? प्रगणक होता है जो जनगणना का वास्तविक कार्य संपन्न करता है। कौन? प्रगणक। याद रखना है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 आंकड़ों में यदि हम बात करूं तो जो इसके जो आंकड़े बताए गए हैं
यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे 2011 का जो जनगणना काल था वो कब से कब तक है, दो भागों में, दो कह सकते हैं खंडों में इसकी जनगणना हुई थी। तो 2011 का जनगणना काल 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 के बीच में थी। इस समय भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। ठीक है, याद रखना 2011 की जनगणना के समय। जबकि 2001 की जब जनगणना हुई थी का कार्य किसके कार्यकाल में हुआ था? तो 2001 में जयंत कुमार बंठिया। तो जयंत कुमार बंठिया इस समय जनगणना आयुक्त थे। दो कालखंडों में भी प्रमाणित 15वीं जनगणना का जो कार्य है वो 30 मार्च 2011 को संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ? 30 मार्च 2011 को। और 31 मार्च 2001 को गृह सचिव, ये 2011 ही होगा साथियों, यहाँ पे 31 मार्च 2011 को गृह सचिव जीके पिल्ले की उपस्थिति में महापंजीयक एवं ये जो गृह सचिव थे उस समय कौन थे? जीके पिल्ले। ठीक है, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली द्वारा अंतिम आंकड़ा जारी किया गया था। तो यहाँ पे 2011 कर लेना। ठीक है साथियों, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, उस समय गृह सचिव कौन थे? जीके पिल्ले थे। नेक्स्ट है, अंतरिम आंकड़ों के लगभग 2 वर्ष बाद 30 अप्रैल 2013 को अंतिम आंकड़े जारी किए। अंतरिम आंकड़ों के कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद लगभग। ठीक है, अंतिम आंकड़े जारी किए गए। 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या जो वृद्धि दर वाले कह सकते हैं 2 जिले हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले, एक तो अरुणाचल प्रदेश का कोरंग कुमे। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश का कोरंग कुमे। यहाँ 111.01% की वृद्धि हुई है। कितनी? 111.01% की। जबकि पुदुचेरी का जो यमन है यहाँ 77.15% की वृद्धि हुई थी। कितनी? 77.15% वृद्धि के साथ पुदुचेरी का यमन दूसरे स्थान पर है। जबकि 111.01% की वृद्धि के साथ अरुणाचल प्रदेश का जो कोरंग कुमे है ये हमारे देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में पहले स्थान पर है 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो 2 जिले हैं वो हो जाएंगे क्रमशः नागालैंड का लोंगलेंग। ठीक है, तो नागालैंड का जो लोंगलेंग है ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वृद्धि हुई थी, ठीक है, ये 58.39%, जबकि किफरे 30.50% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये हम जिलों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले। तो हमारे देश में सबसे अधिक जनसंख्या किस वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये साथ ही यूपीएसआई में भी आया था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे है। ये महाराष्ट्र में है। यहाँ 1,10,54,131 जनसंख्या है। याद रखना, ये 2011 के अनुसार। तो सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र के ठाणे में, जबकि दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी 24 परगना जिला है यहाँ पर है। याद रखना। न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिलों की बात करूँ तो सबसे छोटे जनसंख्या वाला जिला अरुणाचल प्रदेश का एक तो दिबांग घाटी हो गया, यहाँ 7,948 लोग। जबकि ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ही दूसरा जो जिला है अंजाव, यहाँ 21,089 लोग निवास करते हैं 2011 के अनुसार। तो सर्वाधिक जनसंख्या ठाणे महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल में। न्यूनतम जनसंख्या दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद अंजाव अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, अब बात करें जनगणना के महत्वपूर्ण अंतिम आंकड़े। तो साथियों यहाँ पे दिया है कि कौन 2001 से 2011 के बीच में कितनी कितनी वृद्धि हुई है, कितना अंतर रहा, ये सब बताएंगे। मतलब 2011 में कुल जनसंख्या कितनी थी, या पुरुष कितने % थे, महिला 0 से 6 आयु वर्ग के। ठीक है, इन सब के बारे में पूरा लिंगानुपात है, जनसंख्या घनत्व है, इन सब के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, जैसे ये सब साक्षरता है, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, है ना। नेक्स्ट तो मैं बात करूँ कि 2001 से 2011 और अंतर। तो कुल जनसंख्या जो थी 2001 में वो 102.8 करोड़ थी। ठीक, कितनी थी? 102.8 करोड़ थी। कब? ये 2001 में थी। यही बढ़कर 2011 में कितनी हो गई? तो 2011 में बढ़कर 121.08 करोड़ हो गई थी। याद रखना है। नेक्स्ट अंतर कितना हुआ? तो ये अंतर आपको दिख रहा होगा। कितना अंतर है साथियों? 18.21 करोड़। तो 18.21 करोड़ की वृद्धि हुई है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि पुरुष जनसंख्या कितने % थी? तो
तो पुरुष 51.73% थे, जबकि महिलाएं कितनी थी, 48.27% थी 2001 में। पुरुष 51.73%, महिलाएं 48.27%। लेकिन यहाँ क्या हुआ, पुरुष 2011 में कितने हो गए, 51.47%, मतलब क्या हुआ, कमी आई है। जबकि महिलाओं में क्या हुआ, वृद्धि हो गई, 48.53% महिलाएं 2011 में थी। तो 2011 में कह सकते हैं 51.47% पुरुष रह गए, जबकि 48.53% महिलाएं। तो 0.26% की कमी आई है, अंतर यहाँ 0.26% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है 0 से 6 आयु वर्ग जो जनसंख्या थी, वो कह सकते हैं 2011 में कितनी है, तो 16.44 करोड़। कितनी है, 16.44 करोड़, मतलब कुल जनसंख्या में 13.6%, ठीक है, बाल जनसंख्या है। नेक्स्ट है, अब मैं बात करूं कि नगरीय प्रतिशत। तो नगरीय प्रतिशत की बात करें, नगरीय प्रतिशत में कह सकते हैं कि कितने परसेंट लोग नगर में रहते थे, तो 27.81%, ठीक है, इतने परसेंट लोग नगर में रहते थे। जबकि ये बढ़कर कितने हो गए, तो 31 दशमलव कह सकते हैं 10%। तो 31.10% 2011 में नगर में लोग निवास करने लगे, जबकि अंतर कितना हुआ, 3.29% का। नेक्स्ट है, मैं बात करूं कि यहाँ पे दशक में वृद्धि कितनी हुई, तो दशक में देखो वृद्धि दी गई है कि 2001 से 11 के बीच। यहाँ क्या था, यहाँ 1991 से 2001 के बीच था, तो 21.51% वृद्धि हुई थी। जबकि 2001 से 11 के बीच में 17.7% की वृद्धि हुई। और कितनी कमी आई है, तो 3.84%। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि 2000 कह सकते नहीं 1991 से 2001 का जो दशक है, उससे यदि तुलना करें हम 2001 से 2011 के दशक की, तो कितना परसेंट कमी रही है, तो 3.84% की कमी रही, क्योंकि यहाँ 21.54% वृद्धि हुई थी इस दशक में, और यहाँ 17.7% की वृद्धि, तो 3.84% की कमी आई है। अब वार्षिक वृद्धि दर की बात करूँ, तो वार्षिक वृद्धि दर में भी कमी आ गई, 1.97% थी इसमें, जबकि यहाँ 1.64% है, यहाँ 0.33% की कमी आई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लिंगानुपात कितना था, ठीक है, तो 2001 में जो लिंगानुपात था वो 933 था, कितना, 933। लेकिन अब कितना हो गया 2011 में, 943 हो गया। तो कितना हुआ, तो 10 की वृद्धि हो गई, कितनी, 10 की, 933 से 943 हो गया। वर्तमान में लिंग पर 2011 के अनुसार कितना है, 943 है। साक्षरता, तो साक्षरता की जब हम बात करते हैं तो 64.8%, 64.8% साक्षरता थी भारत की 2001 में। बाद में 2011 में कितनी होगी, 73%। कितनी वृद्धि हुई, 8.2% की वृद्धि हुई, याद रखना है। अब पुरुष साक्षरता की बात करूं, तो जो पुरुष साक्षरता है वो 2011 के अनुसार 80.9% है। कितनी है, 80.9% है। जबकि महिला साक्षरता की बात करूं तो 64.6%। कितनी, 64.6% महिला साक्षरता। जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो जनसंख्या जो घनत्व है ये 2001 में 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हुआ करता था, मतलब 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, ठीक है, कि जब कह सकते में निवास करने वाली जनसंख्या को कह सकते हैं जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2001 में थे, जबकि 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं जनसंख्या घनत्व है। तो कितने की वृद्धि हुई 2001 से 2011 के बीच में, 57 की वृद्धि हुई जनसंख्या घनत्व में। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, याद रखना है, ठीक है। क्षेत्रफल में पहला कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, फिर दूसरा मध्य प्रदेश, फिर तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश के पास भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 7.33% है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है। क्षेत्रफल में 3 सबसे छोटे राज्यों की बात करूं तो सबसे छोटे राज्य में
गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, उसका सिक्किम हो जाएगा, उसका त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, कौन? गोवा, सिक्किम। तो गोवा यहाँ पर कर्नाटक के पास में बहुत छोटा सा है। ठीक है, इधर सिक्किम ऊपर। ठीक है, इधर तीनों ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश से त्रिपुरा हो जाएगा, इधर सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, सिक्किम को 7 बहनों में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्र, ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा क्षेत्रफल में। इंपॉर्टेंट, क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अब कौन है? तो लक्षद्वीप क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। जनसंख्या में सबसे बड़े 4 राज्य कौन से हैं? तो जनसंख्या में सबसे बड़े जो 4 राज्य उनकी हम बात करें, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कुल 16.51% जनसंख्या निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 9.28%, तीसरा बिहार में 8.6%, और चौथा बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो साथियों कह सकते हैं कि जनसंख्या में 4 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसे उमा बिहारी भी कहते हैं, उमा बिहारी, इससे भी याद रख लेना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंख्या में सबसे छोटे 3 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे। तो जनसंख्या में बात करूं छोटे, तो सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और नागालैंड हो जाएगा। सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड। तो सिक्किम जो है मात्र कह सकते हैं कि 0.061 करोड़ जनसंख्या थी, याद रखना। नेक्स्ट जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। यहाँ फिर मैंने आपको बताया कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है, और यहाँ पर दिल्ली में जो जनसंख्या है वो 1.67 करोड़ है। कितनी है? 1.67 करोड़, याद रखेंगे। जबकि ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो साथियों जो जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। यहाँ पे है, ये प्रवाल निर्मित द्वीप है। प्रवाल जो होते हैं वो छोटे छोटे जीव होते हैं। ठीक है, उन्हीं से निर्मित ये द्वीप है, और ये केरला हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती। कौन सी? मलयालम भाषा, याद रखेंगे साथियों। और कह सकते हैं कि जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। इसकी राजधानी कवारत्ती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेक्स रेशियो या लिंगानुपात की। तो इसका मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो उसे लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 राज्य, तो कह सकते हैं कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है। तो हम सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है। यहाँ पर 1000 कह सकते हैं कि पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। कितनी? 1084 महिलाएं। जबकि तमिलनाडु में 1024 पुरुषों पर 996 महिलाएं हैं। जबकि तीसरा जो आंध्र प्रदेश है यहाँ 993 है। तो लिंगानुपात में सबसे अधिक केरला हो जाएगा, याद रहे। सबसे कम हरियाणा हो जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे दिया है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य तो हरियाणा है। हरियाणा में 879 या 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, याद रखेंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में 1037 है, जबकि लक्षद्वीप में 947 है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हो जाएंगे? पुदुचेरी और लक्षद्वीप। जबकि मैं बात करूं कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, यूनियन टेरिटरी जिसे बोलते हैं, तो सबसे कम लिंगानुपात तो दमन और दीव का है, 618 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। जबकि सबसे अधिक पुदुचेरी में और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों में तो दमन दीव में। जबकि राज्यों में सबसे अधिक केरला में हो जाएंगी, राज्यों में सबसे कम हरियाणा में हो जाएंगी। ठीक है, याद रखें। अगला है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे क्रमशः दिया गया है कि सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात वाला राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ राज्य हो जाएगा शिशु लिंगानुपात में, शिशु का मतलब है 0 से 6 वर्ष के बीच में। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ सबसे अधिक हो जाएगा शिशु लिंगानुपात में, और अंडमान निकोबार कह सकते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात में अधिक है।
नेक्स्ट है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है वो हरियाणा का राज्यों में सबसे कम है और दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, अब हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे। तो कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1000, कह सकते हैं 1000 नहीं, हाँ, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जो जनसंख्या है, या 1 किलोमीटर लंबाई और किलोमीटर चौड़ाई, इसका जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहाँ पर जितनी जनसंख्या निवास करती है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य हैं उनकी यदि हम चर्चा करें तो कह सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा बिहार। तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो बिहार का है। बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, बिहार सबसे, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद केरला, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व कितना है, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे, जबकि भारत का 382 है ना। नेक्स्ट है, मैं बात करूं कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, मतलब कहाँ पर कह सकते हैं आबादी बहुत दूर दूर पर बसी हुई है, तो न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं। कितने? 17। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। जबकि हमने सबसे अधिक बताया आपको, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो कहाँ पर हो जाएगा? वो बिहार में 1106 व्यक्ति हैं। उसके बाद सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति। उसके बाद मिजोरम हो जाएगा 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे अधिक कौन सा हो जाए? सबसे अधिक हमने आपको बताया कि बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। जबकि सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अब बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश से कौन सा हो जाएगा? तो दिल्ली। दिल्ली में साथियों 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। कितने? 11,320। अब बात ये भी है, ये दिल्ली वाला क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश करके, यूटी, यूनियन टेरिटरी, तब क्वेश्चन आ जाए, तब भी आपको अब दिल्ली लगाना है साथियों, क्योंकि दिल्ली का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। तो 11,320 व्यक्ति निवास करते हैं। उसका चंडीगढ़ है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व में। जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में 46 व्यक्ति निवास करते। कितने? 46। तो सबसे अधिक दिल्ली, ठीक है, सबसे कम तो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेशों में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 2 जिले पूछे गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो 2 जिले, जैसे दिल्ली का एक जिला है उत्तर पूर्वी दिल्ली, तो उत्तर पूर्वी जो दिल्ली है, दिल्ली का जिला है, यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में 37,346 व्यक्ति निवास करते। कितने? 37,346 व्यक्ति। जबकि चेन्नई जो जिला है, ये 26,908 लोग यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, याद रखेंगे। अब बात करूँ कि साक्षरता की, तो साक्षरता का मतलब आपको हम बताएं, साक्षरता का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी एज, कह सकते हैं कि ऐसे समझिए 7 वर्ष हो या उससे अधिक हो, वो किसी भी स्थानीय भाषा को पढ़ लिख या समझ सकता हो, उसे साक्षर कहा जाता है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है साथियों, ठीक है, अभी हम बताएंगे वहाँ डिटेल से। तो यहाँ देखिए, तो कह सकते सर्वाधिक साक्षरता वाले जो राज्य हैं, तो उन्हें में पहले हो जाएगा केरला, तो केरल में 94%, जबकि मिजोरम और उसके बाद गोवा। तो याद रखिए सर्वाधिक साक्षरता केरल की है, उसके बाद मिजोरम की, उसके बाद गोवा की है। अब बात करें न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य, मतलब जहाँ सबसे कम साक्षरता है, तो सबसे कम साक्षरता जो है वो बिहार की है। बिहार की साक्षरता जो है 61.8% थी, जबकि अरुणाचल प्रदेश की इससे थोड़ी अधिक है, 65.4%। तो सबसे कम बिहार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक केरला की है। सबसे अधिक किसकी साक्षरता? केरला, फिर मिजोरम, फिर गोवा। केरला, मिजोरम, गोवा सबसे अधिक है, जबकि सबसे कम बिहार, अरुणाचल और अरुणाचल की है। अब बात करूं कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है तो कौन सा हो जाएगा? तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप की हो जाएगी। लक्षद्वीप की 91.8%, ठीक है। जबकि सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा नगर हवेली जो है, यहाँ 76%। याद रखेंगे सबसे कम साक्षरता केंद्र शासित में दादरा नगर हवेली, केंद्र शासित सबसे अधिक तो लक्षद्वीप, राज्यों में सबसे कम बिहार, राज्यों में सबसे अधिक केरल 94%। नेक्स्ट है, अब बात करें जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो जनसंख्या घनत्व का मतलब ये है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या, ठीक है। साक्षरता क्या है, ये देखो पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट है। देखिए साथियों, साक्षरता का मतलब ये है, देखो कि भारत में 1951 से 71 की जनगणना में साक्षरता दर
कि गणना करते समय कब से कब तक 51 से 71 की जनगणना में साक्षरता दर की गणना करते समय 5 वर्ष या उससे अधिक की आयु के व्यक्तियों को शामिल किया गया था। कब से कब तक? 51 से 71 तक। तो 5 वर्ष से उससे अधिक की आयु को शामिल व्यक्तियों को शामिल किया गया था, जबकि 1981 से 2000 की जनगणना में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये जो 7 वर्ष वाला है ये कब से आया है? ये 1981 से 2011 तक अभी चला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है कि साक्षरता की एक और परिभाषा ये है कि भारत में वह व्यक्ति साक्षर होगा जो किसी भी स्थानीय भाषा को पढ़ लिख या समझ सकता हो, उसे साक्षर कहा जाएगा। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना 10th ना 8th ना 12th, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। नेक्स्ट है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात हमने बताया, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या उसे लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कहते हैं। 10 की वृद्धि दर मतलब प्रति 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि दर 10 की वृद्धि दर कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रजनन काल क्या है। तो प्रजनन काल जो है ये कह सकते हैं कि भारत में 15 वर्ष से 49 वर्ष के बीच की उम्र को प्रजनन काल कहा गया है। कितना कितना? 15 से 49 वर्ष। नेक्स्ट, कुल प्रजनन दर क्या होती है? तो साथियों ये है, जैसे कोई भी महिला है तो वो अपने पूरे जीवन काल में जितने बच्चों को जन्म देती है उसका एक एवरेज निकाला जाता है, उसे उसकी प्रजनन दर कहते हैं। तो कुल प्रजनन का मतलब है किसी भी स्त्री के संपूर्ण जीवन काल में, ठीक है, उत्पन्न बच्चों की संख्या को कुल प्रजनन दर कहते हैं। नेक्स्ट है कि शिशु मृत्यु दर क्या है। तो जो शिशु मृत्यु दर है उसके बारे में ये है कि किसी भी निश्चित वर्ष में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या और उसी वर्ष सजीव जन्मे बच्चों की संख्या का अनुपात। मतलब कह सकते कोई भी एक साल है, जैसे 2024 है, ठीक है, तो 5 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं ना, उनकी जो मृत्यु हो गई है, ठीक है, अनुपात उसी वर्ष सजीव जन्मे बच्चों की संख्या का अनुपात, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? कुल कह सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर कहेंगे। नेक्स्ट है एक माल्थस जो हैं, इन्होंने सिद्धांत दिया है कि माल्थस के सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी या अधिक तीव्र गति से होती है। ऐसे ये कथन पूछा जाता है कि यह कथन किसका है? 4 नाम दे दिए जाएंगे आपको कि किस सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में या अधिक तीव्र गति से होती है। तो माल्थस के सिद्धांत के अनुसार, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब मैं बात करूं नगरीकरण की। तो नगरीकरण में ये है कि ऐसे समझेंगे कि ऐसे सभी स्थान जहां 2011 की जनगणना के अनुसार नगर पालिका हो, नगर निगम हो, छावनी बोर्ड हो या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि स्थापित हों, तो उसे नगरीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब नगरीय क्षेत्र उसे कहा जाएगा, ये भी एक पॉइंट है। जहाँ पर ये 3 पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, तो नगर किसे कहेंगे? जहाँ मतलब वहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, 5000 से कम जनसंख्या ना हो। ठीक है, और कह सकते हैं दूसरा पॉइंट ये है कि कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में नियोजित हों। मतलब वहाँ जितने भी लोग हैं जो वर्क करने वाले हैं, है ना, तो वो 75% लोग ऐसे हों जो खेती ना करते हों, खेती से संबंधित कार्य को ना करते हों, दूसरे काम करते हों, अपना बिजनेस चलाते, कोई दुकान, पंसारी की दुकान, कोई कह सकते दूध की दुकान, कोई कुछ भी दुकान करता हो, या कोई भी कह सकते खेती से संबंधित कार्य ना करता हो। ठीक है, तो 75% लोग हों। और न्यूनतम बताया, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम ना हो। मतलब वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। 3 पॉइंट नोट करेंगे। एक तो वहाँ की जनसंख्या 5000 से कम नहीं होनी चाहिए, दूसरा 75% से अधिक लोग गैर कृषि कार्यों से में संलिप्त हों या कार्य करते हों, और 400 से अधिक कह सकते, या कम तो नहीं होना चाहिए, उससे अधिक ही हो। तथा ये भी है जहाँ जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक हो, उसे शहर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब अनुसूचित जाति की बात करूं तो SC, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, इसके बारे में ये है कि भारत सरकार का जो अधिनियम है 1935 का, इसमें सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, तो याद रखेंगे कि सबसे पहले अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें किया गया था। अब बात ये भी है कि जबकि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अनुसूचित जाति शब्द का उल्लेख किया गया है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 341 है, इसमें अनुसूचित जाति शब्द का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्तमान में 1108 जातियों को शामिल किया गया है। तो वर्तमान में कितनी जातियां हैं? 1108 हैं। सबसे पहले 1935 के अधिनियम में से
इस शब्द का प्रयोग किया गया। फिर बाद में संविधान के अनुच्छेद 341 में इस शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट ये है कि स्वतंत्रता के समय देश में एससी की संख्या कितनी थी। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे देश में 5.17 करोड़ एससी आबादी थी। जबकि मैं 2011 की बात करूं तो 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में कह सकते हैं कि ऐसी जनसंख्या जो है 20.13 करोड़ है। कितनी है? 20.13 करोड़। तो ये हमारे देश की जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो यह हमारे देश की जनसंख्या का 16.6% है। तो कितनी है? 20.13 करोड़ और कितने परसेंट? 16.6%। अब नेक्स्ट ये है कि 2001 से 11 के दौरान एससी की 10 की वृद्धि दर कितनी रही। तो 2001 से 11 के दौरान एससी की जो 10 की वृद्धि दर थी वो 20.8% रही। कितनी रही है? 20.8%। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले राज्य। तो सबसे अधिक जो एससी जनसंख्या है वो अपने उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। तो सर्वाधिक एससी कहाँ निवास करते हैं? तो उत्तर प्रदेश में एससी आबादी है। तो 4.13 करोड़ आबादी एससी उत्तर प्रदेश में, जबकि पश्चिम बंगाल में 2.14 करोड़ आबादी है। तो सबसे अधिक एससी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल। अब नेक्स्ट ये कि सर्वाधिक एससी प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य। तो सर्वाधिक एससी प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य पंजाब है। मतलब ये है कि पंजाब की जितनी जनसंख्या है, हमने कहा कि पंजाब ये है, इसका जितना भी क्षेत्रफल है वो 100%, मतलब यहाँ जितनी भी जनसंख्या निवास के अपने आप में 100% है। तो पंजाब की कुल जनसंख्या का 31.9% लोग, लगभग 32% के समथिंग यहाँ एससी आबादी है। तो सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला राज्य पंजाब, जबकि सर्वाधिक एससी उत्तर प्रदेश में। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यह है कि न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जो राज्य है वो मिजोरम हो जाए। कौन हो जाएगा? मिजोरम। नेक्स्ट है कि न्यूनतम एससी प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य, उसमें भी मिजोरम हो जाएगा। 0.1% है, 0.1% मिजोरम, प्रतिशत में भी और सबसे कम में भी। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में एक भी ऐसी जनसंख्या नहीं है। कहाँ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, नागालैंड है, अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप। यहाँ कह सकते हैं मोस्टली इनको सभी को एसटी का दर्जा दिया गया यहाँ पे, ठीक है। 2011 एससी लिंगानुपात, तो 2011 में जो एससी का लिंगानुपात था वो 945 था। कितना था? 945। अब बात करूँ अनुसूचित जनजाति की, एसटी। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब। इसका मतलब ये है कि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में एसटी की जो संख्या है वो 10.42 करोड़ है। मतलब एससी से आधे हैं, ठीक है। तो एससी से आधी संख्या इनकी, मतलब कह सकते हैं 10.42 करोड़। और जो देश की कुल आबादी का कितने परसेंट? 8.6%। एससी आबादी कितने प्रतिशत? 16.6% है, जबकि जो एसटी आबादी है वो 8.6% है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि संविधान में मूल रूप से कितनी जनजातियों को एसटी घोषित किया गया था। तो कह सकते हैं कि 212 जनजातियों को, किंतु वर्तमान में एसटी जातियों की संख्या 774 है। तो हमारे मूल संविधान में 212 को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, जबकि वर्तमान में 774 एसटी जातियां हैं। एसटी का 2011 में लिंगानुपात कितना था? तो 990 था। कितना था? 990। अब नेक्स्ट ये है कि भारत में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ पाई। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको नोट डाउन कर लेना साथियों। मध्य प्रदेश सबसे अनुसूचित जनजाति वाला राज्य। सबसे जनजातियाँ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, जो राज्य की कुल जनसंख्या का, ठीक है, कितना? 21.1% है। मतलब उत्तर प्रदेश, हम एमपी की बात करें, यूपी नहीं, एमपी में जितनी आबादी है उसका 21.1% आबादी एसटी है, ऐसे समझेंगे। अब बात है प्रतिशत में सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ देखिए राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित हमने कहा यहाँ पे, तो कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप में 94.8% लोग एसटी आबादी है, तो याद रखेंगे। जबकि पुदुचेरी हुआ, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, यहाँ कोई भी एसटी नहीं है। यहाँ कह सकते हैं सभी को एससी का दर्जा दिया गया है। तो पुदुचेरी, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में कोई भी एसटी नहीं है। नेक्स्ट है कि जो दादरा नगर हवेली है में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। तो संख्या की दृष्टि से कहाँ हैं?
तो दादरा नगर हवेली में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, एसटी पाए जाते हैं, 1,78,564। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात करें धार्मिक जनगणना की। धार्मिक में जैसे में धर्म, हिंदू धर्म है, मुस्लिम, इन सब की बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना। तो बात करूं प्रतिशत जनसंख्या कितनी है, लिंग अनुपात कितना है, तो हिंदू जो आबादी 2011 के अनुसार है वो 79.8 79.8% हिंदू थे, और इनका जो लिंगानुपात है हिंदुओं का वो 939 कितना 939, जबकि मुस्लिम जो हैं इनका जो हमारे भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम आबादी है, तो 14.2% मुस्लिम, जबकि कह सकते हैं कि मुस्लिम में लिंगानुपात तो 951 है, कितना है 951। अब नेक्स्ट है ईसाई, तो ईसाई जो हैं वो मात्र 2.3% हैं, जबकि इनका लिंगानुपात सबसे अधिक है। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लिंगानुपात वाला कौन सा धर्म है, तो ईसाई है, जब 1023 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। सिख 1.7%, यहाँ 903, सिखों का लिंगानुपात कितना 903 है। बौद्धों का बौद्ध जो हैं 0.7% हैं, और बौद्धों का लिंगानुपात 965 है, जबकि जैन जो हैं जैन 0.4% हैं, तो सबसे कम जैन हैं, और जैनों का लिंगानुपात 954 है, कितना है 954। अब अगला पॉइंट है कि सबसे अधिक साक्षरता किनकी, तो सबसे अधिक साक्षरता हमने आपको बताया था जैन की है, और तथा सबसे कम मुस्लिम साक्षरता है, याद रखना है। सबसे लिंगानुपात ईसाइयों का है साथियों। नेक्स्ट है ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या, बात करेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या 2011 में कितनी थी, तो 68.84% लोग ग्रामीण थे 2011 के अनुसार पूरे भारत में, जबकि कह सकते हैं शहरी जनसंख्या कितना 100 में से कम कर देंगे तो कह सकते हैं 31.16% शहरी जनसंख्या थी, तो 68.84% ग्रामीण थे, गांव में निवास करते थे, जबकि 31.16% शहरी जनसंख्या 2011 में थी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 राज्य, तो सबसे अधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है, फिर बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सबसे ग्रामीण कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो प्रतिशत हैं तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 90% लोग, मतलब जितने वहाँ की जनसंख्या है, ऐसे समझो हमने कहा हिमाचल प्रदेश की इतनी आबादी है, यहाँ जनसंख्या निवास, तो उसका मोस्टली हिमाचल प्रदेश की जो मोस्टली जनसंख्या है 90% जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है, जबकि हम सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछें तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश, जबकि संख्या की दृष्टि से बता रहे थे, प्रतिशत में पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश के 90% आबादी ग्रामीण जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर बिहार हो जाएगा, 88.7% लोग बिहार में गांव में निवास करते हैं, जबकि असम तीसरे नंबर पर 85.92%, याद रखेंगे। अब न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, मतलब सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो सिक्किम, मिजोरम और गोवा। सिक्किम में बहुत कम है, जनसंख्या ही बहुत कम है वहाँ, तो इसलिए हम जनसंख्या की दृष्टि से बात कर रहे हैं। अब हम प्रतिशत की दृष्टि से बात करेंगे कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य, तो प्रतिशत में गोवा, तो देखो क्योंकि गोवा की अधिकतर आबादी, उनकी आबादी के अनुसार बात करते हैं तो गोवा कह सकते हैं 37.83% आबादी गांव में गोवा की निवास करती है प्रतिशत से, और मिजोरम की 47.9%। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की बात कर रहे थे, गोवा आ जाएगा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में, कौन है, गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु। अब नेक्स्ट है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 3 राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथी, कई बार एग्जाम में आता है, महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखना है। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 3 राज्य जो हैं ये महाराष्ट्र का में 13.4% लोग शहर में निवास करते हैं, ठीक है, मतलब कुल जनसंख्या का, क्योंकि मुंबई जो इसका बड़ा शहर है, ठीक है, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर है इसलिए। और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ जाएगा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में, तीसरे पे तमिलनाडु, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य हैं। अब सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य की बात करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए, तो गोवा हो जाएगा, गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु, गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत में गोवा है, क्योंकि गोवा में 62.2% लोग शहर में रहते, कितने 62.2% लोग शहर में रहते हैं, याद रखना है। उसके बाद मिजोरम। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो सिक्किम, न्यूनतम में जनसंख्या की बात है, सिक्किम सबसे छोटा ही है, तो सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड। नेक्स्ट है
कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली। सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है। जबकि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश तो भी दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या ही इतनी है दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट, न्यूनतम शहरी जनसंख्या, ठीक है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, तो सबसे कम शहरी जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य का है, तो हिमाचल प्रदेश का है, क्योंकि हमने बताया था 90% लोग वहाँ पर गांव में निवास करते हैं, तो न्यूनतम शहर में हो गए, है ना, गांव में 90%, तो शहर में 10%। ठीक, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग कह सकते हैं गांव में निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार। न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। मतलब यहाँ पर मात्र 37.7% लोग शहर में निवास करते हैं। हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि 2001 से 2011 के दौरान 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 17.7% रही। इस दौरान ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, 12.2%। तो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, 12.2%, जबकि शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 31.8% रही है। तभी तो इनका एवरेज निकालेंगे तो 17.7% निकल के आएगा। तो ग्रामीण में वृद्धि बहुत कम रही है, 12.3% रही, जबकि शहर में 31.8% रही है। अब ये भी है कि लोग पलायन करते हैं शहर की ओर, इसलिए। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले दो राज्य, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले दो राज्य, दशक में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य ने की है, तो मेघालय ने कह सकते हैं कि 27.95% की वृद्धि की है। कितनी, जबकि अरुणाचल प्रदेश ने 26.3% की वृद्धि की है। नेक्स्ट है तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर मेघालय सबसे और अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर तो नागालैंड है माइनस में 0.58%, तो -0.58% नागालैंड। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, नागालैंड, फिर केरला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले दो केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले दो केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है, पहले ये दोनों अलग अलग थे, तो ये कह सकते हैं कब साथ हुए, तो 26 जनवरी 2020 से 26 जनवरी 2020 को दोनों को एक कर दिया गया है। और अब इनकी संयुक्त राजधानी दमन है। पहले दादरा नगर हवेली की राजधानी दमन होती थी, दादरा नगर हवेली की सिलवासा होती थी और दमन दीव की दमन होती थी। तो लेकिन ये 26 जनवरी 2020 को एक कर दिए गए, याद रखें। तो हमने आपको बताया कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला दो केंद्र शासित प्रदेश कौन से हो जाएंगे, दादरा नगर हवेली, यहाँ 55.88% की 10 की वृद्धि दर हुई है, बहुत ज़्यादा हुई थी, और दमन दीव में 53.76% की। अब नेक्स्ट है कि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, न्यूनतम की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। यहाँ पर मात्र 6.3% की वृद्धि हुई है एक दशक में, याद रखना है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 6.3%। अब अगला पॉइंट ये है कि 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत का जो लिंगानुपात है वो 949 था। कितना था, 949। जबकि मैं बात करूं शहरी लिंगानुपात 929, तो सीधा सीधा है, यहाँ 49 से 10 कम करेंगे तो यहाँ 39 बचेंगे, और यहाँ 29 में हम 10 मिला देंगे तो 39 यहाँ भी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण भारत का, तो 939। तो देखो हमने आपको बताया ग्रामीण भारत का कितना है, 949, जबकि शहरी भारत का तो 929 था, याद रखेंगे। जबकि यहाँ ये है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों में सर्वाधिक लिंगानुपात तो केरल हो जाएगा, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात अधिक हो चाहे शहरी में, तो केरला। ग्रामीण एवं शहरी दोनों में सर्वाधिक लिंगानुपात हमने आपको बताया केरला। अब मैं बात करूँ केंद्र शासित प्रदेश, ग्रामीण शहरी दोनों में, तो पुदुचेरी है, तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात में, जबकि केरल राज्यों में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे अधिक ग्रामीण एवं शहरी शिशु लिंगानुपात वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली हो जाएगा। कौन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि सर्वाधिक ग्रामीण एवं शिशु जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली। अब है न्यूनतम, तो न्यूनतम ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या जो 6 वर्ष निवास को हम काउंट करते हैं, तो ये हो जाएगा राज्य में कह सकते हैं सिक्किम हो जाएगा, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। किसमें,
न्यूनतम ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या, तो राज्य सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेश कहें तो लक्षद्वीप हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि 2011 में जो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात था वो कितना था। तो 2011 में जो ग्रामीण का शिशु लिंगानुपात 923 था, जबकि शहर में 905 था। कितना था? शहर में 905 था। अब अगला पॉइंट है साथियों, ग्रामीण एवं नगरीय साक्षरता। बात करेंगे कि ग्रामीण नगरीय साक्षरता की, तो सर्वाधिक शहरी साक्षरों की संख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शहरी साक्षरों की संख्या महाराष्ट्र में, जबकि कि सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरों की संख्या तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कम थोड़ी अपना, ठीक है। और कह सकते हैं कि संघीय राज्यों में सर्वाधिक शहरी एवं ग्रामीण साक्षर, तो जो केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं, संघीय राज्यों में सर्वाधिक शहरी एवं ग्रामीण साक्षर तो जनसंख्या दिल्ली में है। चाहे हम सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करूं तब भी दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरों की बात करूं तो भी दिल्ली हो जाएगा, याद रखना। अब है कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता केरल की है, और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता केरल और राज्य लक्षद्वीप। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता, तो शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता मिजोरम की है, और केंद्र शासित में लक्षद्वीप ही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में लक्षद्वीप। शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता तो मिजोरम, शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप। अब अगला पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता। ग्रामीण क्षेत्र में जो न्यूनतम साक्षरता है वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। जबकि शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता, शहरों की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश 77.01% शहरी क्षेत्र की साक्षरता, जबकि कह सकते ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। अब अगला पॉइंट ये है कि शहरी एवं ग्रामीण में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां शहर में भी सबसे अधिक साक्षरता है और ग्रामीण क्षेत्र में भी सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि शहरी एवं ग्रामीण न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे कम कहेंगे शहर हो चाहे ग्रामीण में सबसे कम साक्षरता, तो क्रमशः शहर में दिल्ली सबसे कम ग्रामीण साक्षरता हो जाए, शहर में शहरी एवं ग्रामीण तो सबसे कम, यहाँ लिखा है केंद्र शासित प्रदेश, तो कैसे दिल्ली शहर में सबसे कम है और ग्रामीण में न्यूनतम दादरा नगर हवेली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दादरा नगर हवेली। फिर सुनेंगे शहरी एवं ग्रामीण न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली एवं दादरा नगर हवेली क्रमशः, दिल्ली शहरी में सबसे कम है, ग्रामीण में दादरा नगर हवेली सबसे कम। अब अगला पॉइंट है साथियों कि भारत में जो अंतिम बार 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। इसके बाद कह सकते हैं कि हाल ही में जाति आधारित जनगणना कहाँ पर हुई है, तो ये वर्तमान हाल में बिहार में हुई। कहाँ पर हुई है? बिहार में। नेक्स्ट साथियों कि कुछ एक मोटिवेशनल थॉट है जो हमने खुद लिखा है यहाँ पे, जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ एक चीज़ पक्का कीजिए। तो को क्या करना है? वो कोशिश करनी है साथियों। क्या करनी है? कोशिश करनी है। नेक्स्ट है, तो साथियों इसी के साथ हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये आपका सिलेबस रहा है और यहाँ प्लेलिस्ट दी गई है। जिस भी एग्ज़ाम की आप प्लेलिस्ट तैयारी कर रहे हों, यूपी स्पेशल, यूपीपी, पीएसआई, इन सब के लिए है, और ये भी प्लेलिस्ट यूपी पुलिस के रेडियो ऑपरेटर के लिए दी गई है साथियों, ये भी हैं, याद रखना है। तो जो भी साथी हमारे साथ तैयारी करना चाहें, जो कह सकते हैं हमारे ज्ञान RV लैब को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पर जाके, और यूपी स्पेशल की जो ई बुक है इसको आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही मेहनत से कंटेंट तैयार किया गया है साथियों, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।